वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के करीब डाकुओं और पुलिस में मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर लड़की जान बहक हो गई। बाबर खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे इस वाक़े की डिटेल जानते हैं। बाबर बताइए, वाक़या कैसे पेश आया और लड़की जान बहक हो गई? देखिए, ये वादर कॉलोनी साइंस कॉलेज के करीब डॉल्फिन पुलिस फोर्स और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस का ये दावा है कि 3 डाकू पहले समनाबाद, उसके बाद मिल्लत पार्क में यके बाद दीगरे वारदातें करने के बाद फरार हुए। इतला मिलने पर डॉल्फिन और रिस्पांस यूनिट की टीमों ने उनका ताक़ब किया। जब वो साइंस कॉलेज के करीब पहुंचे तो वहाँ उनका आपस में फायरिंग का तबादला हो गया, जिसकी जद में आकर फातिमा नामी जो खतून राहगीर है वो जख्मी होगी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सकी। पुलिस ने जो लाश है मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी और डॉल्फिन फोर्स ने तीनों डाकुओं को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। जबकि जो यहाँ पर एनी शाहिदीन है, उनका ये कहना है कि 2 तरफा फायरिंग हो रही थी। अभी ये कहना कबल वक्त है कि खतून फातिमा डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जान बहक हुई है या डाकुओं की, इसकी तफ्तीश की जाएगी। यहाँ मौके पर इस वक्त आला पुलिस अफसरान भी मौके पर पहुंच गए हैं और तफ्तीश कर रहे हैं कि डाकुओं की फायरिंग से खतून जान बहक हुई या डॉल्फिन की, ये तो बाद में पता चलेगा। ताहम जो लाश है मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है, तीनों डाकुओं को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी बाबर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, एहलकारों को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को करप्शन मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया है। मुकदमात में इल्तवा न देने की भी हिदायत की गई है। चेयरमैन नैब को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस में जारी किया। अदालत ने एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का 1 हफ्ते में फैसला करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इस्तिग़ासा के गवाहान की हाजिरी यकीनी बनाएं। 2 नवंबर तक इस्तिग़ासा और मुल्ज़िम के गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया कि काबीना 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की समरी पर 1 हफ्ते में फैसला करेगी। वजारत कानून के मुताबिक नैब रूल्स का सदर से मंजूरी के बाद 1 माह में नोटिफिकेशन जारी होगा। अदालत ने चेयरमैन नैब को गैर ज़रूरी इल्तवा मांगने वाले अफसरान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। नैब करप्शन केसेस पर 30 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। इस हवाले से वकला को भी पाबंद किया जाए कि उनकी किसी किस्म की इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। बरवक्त फैसलों के लिए अदालतों की तादाद बढ़ाना होगी। ये एक बड़ा खुशाइंद फैसला है। कोई भी केस होगा जो करप्शन का, वो नैब अदालत पाबंद होगी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करे। जो वकला हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि उनको किसी किस्म की इल्तवा की दरखास्त उनकी इंटरटेन नहीं होगी। लेकिन इस फैसले की में कुछ प्रैक्टिकल दुश्वारियां लाजमन सामने आएंगी। पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ 2 नैब की अदालतें हैं और बहुत पुराने 2007, 8, 9 के केसेस पड़े हुए हैं। जब तक अदालतों की तादाद को आप उसमें मजीद इजाफा ये नहीं करेंगे तो मुमकिन नहीं होगा। इकामा केस रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हुए। ख्वाजा आसिफ को दूसरी बार केस में नैब ने तलब किया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल हमारे साथ हैं। मजहर, पेशी अभी भी जारी है? जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस वक्त नैब में पेश हैं। 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे तहकीकात कर रही है। ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में 2004 से 2018 तक एक इलेक्ट्रिक कंपनी के कंसल्टेंट रहे। 2004 से 2017 के दौरान अकामा की कापियां मुलाजमत के लिए दी गई दरख्वास्त की कापी भी साथ लाने का नैब ने कहा था। नैब का नोटिस जो उनको जारी हुआ तो उसमें मुलाजमत की नौइयत, तनख्वाह की चेक, एम्प्लॉयज फाइल की तस्दीक शुदा कापी और दीगर जो दस्तावेजात हैं वो साथ लाने का कहा गया था। इसके अलावा बतौर कंसल्टेंट कितनी तनख्वाह वसूल की और रकम किस बैंक अकाउंट में जमा हुई ये भी साथ लाने का कहा गया था। और इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया था कि कंपनी को नौकरी की दरखास्त और उन अकामा एग्रीमेंट वो भी साथ लाएं और अकामा की मुद्दत मियाद कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, ये तमाम तफसीलात लाने का कहा गया था। इससे पहले भी उन्हें तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनका वकील पेश हुआ था और आज वो खुद पेश हुए हैं। तकरीबन इस वक्त
کوئی سوا گھنٹہ ہو چکا ہے، 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان سے اس غیر قانونی اقامہ کیس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مظہر۔ احتساب عدالت کے حکم پر منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ شہباز شریف کی بیٹی کے گھر اور عدالت کے باہر نوٹس آویزاں کر دیے گئے۔ عدالت نے رابعہ عمران کو منی لانڈرنگ کیس میں متعدد بار طلب کیا۔ عدالت نے عدم پیشی پر رابعہ عمران کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کیے۔ رابعہ عمران ملک سے باہر فرار ہیں، وارنٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کراچی واقعے پر شاہد خاقان عباسی اور شبلی فراز میں زبانی جنگ۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ وفاقی ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، ان کی ہدایات پر ہی سب کچھ ہوا، ساری ذمہ داری وزیر اعظم پر آتی ہے۔ وفاق صوبے پر حملہ آور ہوا۔ شبلی فراز نے جواب دیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی نااہلی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے ڈراموں کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ شاہد خاقان عباسی 1999 بھول گئے؟ حکومت خود چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہے۔ وہ وقت بھول گئے ہیں یہ جب انہوں نے حملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں مار رہی ماڈل ٹاؤن میں۔ محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکی، اس وقت کہاں پہ گئی تھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ؟ بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے۔ وفاق وہ صوبے پر حملہ آور ہوا۔ ان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی کو چھپا سکیں۔ انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں ان دو اداروں کو۔ آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں، خاقان صاحب آپ تو سب سے بڑے وائلیٹر تھے اس کے۔ 99 کو بھول گئے آپ؟ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس طرح کا ناٹک رچا رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے درخواست کی، کیونکہ وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں تھا، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس سے، کہ آپ اس معاملے کی تفتیش کریں۔ اپنی سیاست، اپنی جھوٹ، اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے، ہمیں امید ہے عدالتیں سو نوٹس لیں گی اس معاملے کا۔ نہیں لیں گی تو ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ عقل آئے گی، آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ وزیر اعظم صبح شام ایک ہی تصویر پڑھتے ہیں، این آر او نہیں دوں گا۔ انہوں نے کلبھوشن یادو کو این آر او دے دیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سے کل زبردستی قانون پاس کرایا گیا جس کا مقصد کلبھوشن کو اپیل کا حق دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران احمد نیازی صبح شام ایک تسبیح پڑھتا ہے، میں این آر او نہیں دوں گا۔ عمران نیازی نے سپر این آر او کس کو دیا ہے؟ کلبھوشن یادو کو۔ کل اسٹینڈنگ کمیٹی لا سے زبردستی بلڈوز کر کے قانون پاس کرایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر این آر او نکالے؟ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ احسان اقبال نے آج پھر کلبھوشن کا نام لیا، ان کی ڈگریاں پتہ نہیں کہاں کی ہیں، عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں، ان اقدامات کا مقصد یہی ہے کہ بھارت اس کیس میں فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ کے روحانی پیشوا بانیے ایم کیو ایم کے پارٹ 2 کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پھر سے انہوں نے نام لیا کلبھوشن یادو کا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ ان کے انڈین جاسوسوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے۔ جو اس وقت حکومت قدم اٹھا رہی ہے یہ وہ اقدام ہیں جس کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کے قانونی نظام میں ڈیو پروسیس ہے۔ تو احسان اقبال صاحب پتہ نہیں آپ کی ڈگریاں کہاں کی ہیں، کوئی منطق سے بات کیا کریں۔ یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس لاجک نہ رہے دوبارہ سے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کی۔ آپ کے جو روحانی پیشوا ہیں اس وقت وہ الطاف حسین پارٹ 2 کا کردار تو ادا کر ہی رہے ہیں، اسی طرح سے ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن کے قابل ضمانت جرم میں گرفتاری کا کیا مقصد ہے؟ یہ کام وفاقی حکومت نے کرنا تھا یا ہم میں سے کسی نے کرنا تھا تو ہم اس کے اندر قابل ضمانت دفعات لگاتے۔ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ قسم کا آئی جی ہے کہ اس نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ اب تو اغوا نہیں ہے، آپ اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کراتے؟ آپ نے ایک سیاسی سرکس لگائی ہوئی ہے، ایک آپ کھیل کھیل رہے ہیں جس کا فائدہ ایک دشمن ملک اٹھا رہا ہے صبح سے لے کے شام تک۔
छापे के वक्त मरियम सफदर और सफदर अवान अपने अपने कमरों में थे। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहते हैं कहा गया चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। क्या बाबा कौम के मज़ार का कोई तकद्दुस नहीं? बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह डबल गेम खेल रहे हैं। इन्होंने इदारों के खिलाफ मनसूबा बंदी कर रखी थी। जो भी वीडियो सामने आई इनमें रेंजर्स की एक गाड़ी भी मौजूद नहीं। दावे से कहता हूँ अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। सफदर अवान साहब अपने कमरे में थे, बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी और यहाँ पे ड्रामा रचाया जा रहा है। जनाब चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मज़ार कायद की कोई चादर चार दीवारी नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कोर कमांडर कराची को कहा कि फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो। उसके बाद दुख बनती है कि आप ड्रामेबाजियां करें। जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई जी। क्यों कि उस आईजी सिंध ने आपकी तौकीर कायम करने के लिए ओमनी ग्रुप के करप्शन केसेस के अंदर आपको फैसिलिटेट किया था और इसी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीसीपीओ कराची के ओहदे से हटवाया था। आईजी सिंध आपका जर खरीद गुलाम, आपकी करप्शन, बदयांती, दो नंबरी, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी, अकरवा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज के अंदर जनाब आपको सपोर्ट करता था। उसकी बेतुकीरी तो आपको नहीं चाहिए। 4 दिन गुजर गए हैं, किसी मिक्स अचार पार्टी के इंग्रेडिएंट को अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि यार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कम कौम से माफी मांग लो कि वाकईतन गलत हुआ। बुनियादी एजेंडा है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अदारों को प्रेशराइज करना। नाकाम कोशिश, नाकाम दबाव लाने की, सिर्फ अपने करप्शन के केसेस, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से तवज्जो हटाने के लिए और इनकी गलतफहमी है कि कोई बार्गेनिंग करने के लिए। हुकूमत के झूठ यू टर्न पर यकीन ना करें, ये आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे। हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड और हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रही है, जमहूरियत छीन कर रहेंगे। 2 साल में इस नालायक नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत ने दूसरे सूबों के साथ क्या किया? हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, इसलिए हमने 2 साल के लिए देखा है कि इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत ने क्या हाल कर दिया है। बाकी सूबे के साथ किया क्या है। इनके झूठ, इनके यू टर्न, इनके प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें, ये आपका मुस्तकबिल तबाह करेंगे। जो तारीखी महंगाई का सामना वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। इस तबाही से हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। आज भी पीपल्स पार्टी PDM की प्लेटफॉर्म से तहरीकी जंग लड़ रही है। इस मुल्क के सिलेक्टेड हुकूमत और हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। जैसे आपने डोगरा राज से आज़ादी छीना था, हम वैसे ही पाकिस्तान में इस कठपुतली निज़ाम से जमहूरियत छीन के रहे। अपनी करप्शन की बात नहीं करते, वो NRO मांग रहे हैं, हम दे नहीं रहे। GIFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मामले पर विफाक बरी जिम्मा नहीं रह सकती। क्वेटा जलसे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अपनी करप्शन की बात क्यों नहीं करते? NRO वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको NRO नहीं दे रहे। डॉक्टर सफदर साहब के साथ, मरियम नवाज के साथ वाक़े पर विफाक वो बरी जिम्मा करार नहीं दिए जा सकते। ये हमने तय करना है कि हमने जलसे में किस तरह शरीक होना है। सिक्योरिटी का मामला हमारा नहीं है, सिक्योरिटी का मामला उनका है। अगर वो हमें नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने रज़ाकारों को मैदान में उतारें। 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह क्वेटा का जलसा आम है। हमारे एलामिया में ये ऑप्शन लिखा गया है बाकायदा, तो जहाँ 2-3 और ऑप्शंस हैं हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी का PDM को कोयटा में PTI के 2012 के जलसे का निस्फ करने का चैलेंज। कहते हैं एक पर्ची वाला कायद है और एक अपने आप को खुद साख्ता लीडर बना रही है। बलूचिस्तान के नौजवान इनसे ज़्यादा सियासी शऊर रखते हैं। अदालतें कहती हैं कि वापस आओ, तो वहाँ पर अभी भी बीमारी का बहाना है, लेकिन जब टीवी पर आते हैं तो मुल्क दुश्मन बातें शुरू कर दी हैं। जो बाजवा साहब का नाम लेते हैं और दूसरा इन्होंने इनको लगाया है। ये जो नैब की जो पूरी टीम है इन्होंने बिठाई हुई है। ये जो केसेस बने हुए ये इनके और पीपल्स पार्टी के दौर के केसेस हैं और आज जो है ये अपने लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। जो सज़ा मिल रही थी जिस जुर्म में और जो नाअहल हुए हैं वो तायात
वो इंशाल्लाह उस सज़ा में पाकिस्तान उनको वापस बुलाने की पूरी हुकूमत कोशिश कर रही है। जब हुकूमत से निकलते हैं तो फिर बलूचिस्तान की एहसास महरूमी याद आ जाती है। जब हुकूमत में बैठते हैं तो सियासी वर्करों को भूल जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि 2012 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेला नौजवानों की, बलूचिस्तान की आवाम की मदद से जो कोयटा में तारीखी जलसा किया था, ये उसका आधा जलसा भी मुझे करके दिखा दें। उनका नाम जो है वो कहते हैं सफदर मरियम है, मरियम की वजह से उस सफदर कैप्टन का नाम है। उसकी क्या शनाख्त है? और सोने का चमचा लेकर जो पैदा हुई हो उसको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? एक पर्ची वाला कायद और एक जो है वो खुद साख्ता अपने आप को लीडर बना रही हैं। बलूचिस्तान के नौजवान कई गुना उनसे ज्यादा हिम्मत और हौसला रखते हैं और सियासी शऊर रखते हैं। मामले खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का बिलावल जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि पीपल्स पार्टी जिस सूबे में 13 साल से है वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं। भूख और अफलास के सिवा आप सिंध को कुछ भी ना दे सके। सिंध की आवाम दहाइयों से मुश्किलात और बिलावल की हुकूमत गफलत का शिकार है। अमली तौर पर सिंध के आवाम की दाद रसी के बजाय आप ढोंग रचाते रहे। बिलावल जरदारी की अहलियत और काबिलियत भुट्टो का नवासा हूँ के अलावा कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी और जरदारी की पूरी सियासत ही झूठ और फरेब पर मबनी है। क्या मोदी के यार के साथ हाथ मिलाकर करप्शन बचाओ मुहिम यू टर्न नहीं? पीडीएम छतरी तले ठगों की सियासत करने वाले बिलावल भुट्टोइज्म की नफी हैं। फर्जन जरदारी खोखले नारों से गिलगित के अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ हैं। अरबाब चांडियो, क्या गुफ्तगू हुई है इजलास में? जी इस वक्त वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने आज दिल खोल कर अपने अराकीन असेंबली के सामने रख दिया है। उनका ये कहना था कि 2-2.5 दिनों में वो बड़ी तकलीफ में गुजरे और खुसूसन कैप्टन सफदर केस के दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। खुसूसन सिंध हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया। वज़ीर आला सिंध ने यह भी अराकीन असेंबली को बताया कि जब से मरकज में पीटीआई की हुकूमत आई है सिंध हुकूमत को माशी तौर पर बड़ा कमजोर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत जब भी एनएफसी के अवार्ड में अपना फंड मांगती है तो जवाब में नेब का समन आ जाता है। वज़ीर आला ने यह भी बताया अराकीन असेंबली को कि वो तरक्याती कामों और दीगर कामों के लिए बहुत मुश्किल से पैसे निकाल रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान जो है सूबे को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी जो कि नहीं मिली। और वज़ीर आला ने यह भी बताया कि इस सूरत-हाल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना सफर तय कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अरबाब चांडियो आपका। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।